हेलो एवरीवन, फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ 100 से अधिक प्रश्नों का ये वीडियो पार्ट 1 आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहां पर लॉन्च किया गया। पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट, तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य गांवों से संपर्क को बढ़ाना है। यह कुल मिला के 22 जिलों में लागू किया गया है और गांव को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करा जाएगा। इस योजना के तहत हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, देख लेते हैं। जैसे गज मित्र परियोजना, हाल ही में पश्चिम बंगाल में हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र परियोजना शुरू किया गया है। एक मिष्टी योजना शुरू किया गया है मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल को इस तरह से जो है समुद्र से, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी इत्यादि को गिराता है। तो यहीं पर मैनग्रोव वनस्पति होती हैं और इनके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना शुरू किया गया है। हाल ही में पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 5 MMT हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, आनंद घोष, क्योंकि इन्होंने जगदीप धनखड़ जी का स्थान लिया है। जगदीप धनखड़ भारत के अब उपराष्ट्रपति हैं और यही जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। फिनलैंड रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। आपको मालूम होगा हाल ही में रसिया और यूक्रेन में छिड़ी लड़ाई का मूल कारण नाटो ही है। वही नाटो जिसमें अभी फिनलैंड ने अपनी सदस्यता ले ली है। नाटो की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को हुई है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुल नाटो में 31 देश हो गए और नवीनतम देश है फिनलैंड। नाटो में एक आर्टिकल 5 है, जिस तरह से हमारा संविधान है वैसे ही नाटो अपना एक संवैधानिक रूप से आर्टिकल 5 लागू करता है उन उद्देश्य के लिए जब नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है और सामूहिक सुरक्षा के रूप में आर्टिकल 5 का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में डिफेंडर यूरोप युद्ध अभ्यास नाटो के द्वारा किया गया है। नेपच्यून स्ट्राइकर युद्ध अभ्यास भी नाटो ही करता है। नाटो का हाल ही में शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए प्रमाणित किया है। तो तजाकिस्तान और अजरबैजान, इन 2 देशों को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित करने का जो है घोषणा किया है। हाल ही में भारत को पोलियो मुक्त का घोषणा किया गया है। हाल ही में क्या, कुछ वर्ष पहले, तो ये 27 मार्च 2014 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बात करते हैं तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं। हाल ही में आने वाला विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो, इसके विश्व के राजधानियां के बारे में एक अलग पार्ट है जो पूछे जाने की संभावना है और कोर्स में आप देखिएगा। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हाल ही में भारत ने टीबी मुक्त भारत की घोषणा 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका लक्ष्य भारत ने 2030 तक रखा है। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस क्लाइमेट ग्रीन है। विश्व टीबी दिवस होता है 24 मार्च को। टीबी के जीवाणु की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। हाल ही में हर घर जल योजना का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। साथ में ये भी बताइए मलेरिया का कारक कौन सा जीव है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 1982 से हुई। इस बार 2030 का विश्व विरासत दिवस का थीम है हेरिटेज चेंजेस। हेरिटेज चेंजेस। बात करेंगे विश्व में सर्वाधिक विश्व विरासत धरोहर स्थल किस देश में है, तो इटली में है। इटली की पहली बार महिला प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुई हैं, जॉर्जिया मेलोनी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो 40।
40 में से 32 जो है सांस्कृतिक विरासत हैं, 32 सांस्कृतिक विरासत हैं, एक मिश्रित विरासत है और 7 जो है इसे क्या कह सकते हैं, मतलब उदाहरण के लिए प्राकृतिक विरासत है। ठीक है, हाल ही में चूंकि बात हो रही 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल से एक दिन पहले 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो ये है रमप्पा मंदिर तेलंगाना में। 40वां विश्व विरासत स्थल है धौलावीरा गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय हाल ही में खोला गया है राखीगढ़ी हरियाणा में। अमूर्त धरोहर योजना के तहत कितने रामसर साइटों का संरक्षण भारत ने प्रदान किया है, तो 75 का। 75 इसलिए भी क्योंकि आजादी के 75 वर्ष मनाए गए हैं हाल ही में। यूनेस्को लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का देश है, भारत का एकमात्र वारंगल जिला है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना की स्थापना दिवस अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सके तो जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि उत्तरामेरूर शिलालेख के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में हो रहे चुनाव में कुछ टिप्पणियां की थी। तो पहला प्रश्न है कि उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ पर है, तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इसका निर्माण चोल शासक परांतक प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण चोल शासक परांतक प्रथम ने कराया था। यह 1100 साल पुराना शिलालेख है और हाल ही में इस शिलालेख में ग्राम सभा और स्थानीय स्वशासन के बारे में किए गए जिक्र के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र चोल शासक परातंत्र वन के समय में उत्तरामेरूर शिलालेख में लिखित है और यह भारत में मिला था 1100 साल पहले। अगर बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर की, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और इसका निर्माण चोल शासक ने ही करवाया था, राजराज प्रथम ने। इसे ग्रेट चोला टेम्पल भी कहा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बहुत पूछा जाता है, कलिंग उड़ीसा में है। इसका निर्माण खारवेल ने कराया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल जेट्टी विकास परियोजना प्रारंभ कहां पर हुई, तो यह तेल जेट्टी विकास परियोजना गुजरात में प्रारंभ हुई। ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका नाम पहले कांडला बंदरगाह था, हाल ही में इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से संबोधित किया गया और इसी ने इसकी शुरुआत की है। यह BOT यानी बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर पद्धति पर आधारित एक परियोजना होगी। इसकी कुल लागत 130 करोड़ है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे काकरापार परमाणु संयंत्र, ये गुजरात में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, ये मोडेरा गांव गुजरात में है। अटल ब्रिज हाल ही में साबरमती नदी अहमदाबाद में बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा और विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। अगर पूछा जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था, और गुजरात में ही होता है हर बार। एक और प्रश्न इसी के साथ में बता देता हूं कि कनाडा को USA से अलग करने वाला चैनल है 49 डिग्री चैनल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और साथ में कुछ यहाँ पर झील हैं, जैसे सुपीरियर झील, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, मिशिगन झील, यूरो झील, ऑन्टेरियो झील। बस आप सुपीरियर झील फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। थावे महोत्सव का आयोजन हाल ही में गोपालगंज बिहार में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री यशस्वी यादव द्वारा हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में सोनपुर पशु मेला, ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो सोनपुर पशु मेला का आयोजन बिहार में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है, बिहार में है। 2022 में बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को। कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव या फेस्टिवल को देख लेते हैं, जैसे सरहुल फेस्टिवल, ये झारखंड में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है और लोसर फेस्टिवल लद्दाख में। लोसर और लोसांग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो किसान संपर्क अभियान का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है और 24 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में 3565 पंचायत
हफ्तों में इसको शुरू किया गया है और ये लगभग अब 4 महीने तक चलेगा। यानी अप्रैल से शुरू किया गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलने वाला है। इसका उद्देश्य योजना में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना और योजना के हिस्से के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव मनाना है, जिसका उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश में किसानों का समग्र कल्याण करना है। इस अभियान के द्वारा सरकार का कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाना है। अगर बात करेंगे पंचायती राज की, तो हमारे ग्राम पंचायत को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है और इसे लागू 24 अप्रैल सन 1993 में किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस का भी आयोजन किया जाता है। पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। देखिए, संविधान की पुस्तक अलग है और अनुसूची 12 है, ये अलग है। तो भाग 9 में है पंचायती राज और 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, जिसमें 29 विषय हैं। अगर आप संविधान के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो संविधान का एक अलग से लेक्चर शुरू किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस प्रति वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 से की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और आगे के कितने पार्ट इसके बनाए जाएं। तो अगला है, इस बार 19 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? थीम है सतर्क रहें और नियमित लीवर चेकअप करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस अभी मैंने बताया था 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट अभी मैंने किया था, तो आप लोग फिर से याद कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है लीवर। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को ही कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। लीवर में सूजन की वजह से हेपेटाइटिस बीमारी हो जाता है, जिसे लोग पीलिया के नाम से भी संबोधित करते हैं। पीलिया रोग में लीवर प्रभावित होता है। शराब पीने से लीवर खराब होता है और जहर खाने से लीवर की ही जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हाल ही में मणिपुर में किया गया। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में थॉमस ग्राउंड में हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव 2023 का 5वां संस्करण हाल ही में शुरू किया गया। हुन उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और मणिपुर के थॉमस समुदाय द्वारा एक सभ्य कार्य है और इसे समुदाय के अनुसार एक नए साल के आगमन के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 दिवसीय इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में हाल ही में भाग लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो त्रिपुरा और मणिपुर मेघालय से पृथक होकर राज्य के रूप में 1972 में अस्तित्व में आए। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हार्नबिल फेस्टिवल को। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। असम का पुराना नाम था कामरूप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट बात, उत्तर पूर्व के भारत के राज्यों का गठन जैसे असम और नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। हाल ही में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन 21 अप्रैल को किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई। 16वें सिविल सेवा दिवस की शुरुआत नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। बात करेंगे सिविल सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी। तो यूपीएससी की स्थापना सन 1926 में ली कमीशन के द्वारा की गई। भारत के संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग को स्थान दिया गया है। अभी के लिए अध्यक्ष यूपीएससी के हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सिविल सर्विस डे के जनक या सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, परंतु सिविल सर्विस का भारत में इस्पाती ढांचा तैयार करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई को भी कहा जाता है। तो इसलिए सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आशा भोसले को। प्रश्न है कि पहला दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आशा भोसले लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई है और आशा भोसले जिन्होंने संगीत में लता मंगेशकर के ही जैसे बहुत ज्यादा महारत हासिल की है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में ये पंकज उदास को गजल गायक को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 ये आशा फारिक को मिला है। महत्वपूर्ण फैक्ट में देखते हैं, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये देविका रानी को मिला था। हाल ही में रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड 2023 मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 ये मिला है हाल ही में दक्षिण भारत के कलाकार चिरंजीवी को। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था, परंतु प्रश्न ये पूछा जाए कि पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला वो थी सुब्बा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया। साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिफिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। इसका उद्देश्य है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर जो आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इससे उत्तम बीज, समृद्ध किसान जैसे चीजों को किसान समझ सकेंगे और इसीलिए उत्तम बीज और समृद्ध किसान इसकी थीम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में प्रहरी ऐप को बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में एक बोरेक्सा ऐप को शुरू किया गया है असम में, और इस ऐप को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है लॉन्च किया था और इसका महिला सुरक्षा से संबंधित बोरेक्सा ऐप है। हाल ही में जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। स्केल ऐप को चमड़ा उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। गरुड़ ऐप को निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। नॉलेज ऐप को खादी विकास एवं ग्राम उद्योग आयोग ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में अबू धाबी UAE में अपना विदेशी कार्यालय खोला है। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। अध्यक्ष इसके जिन लिकुन है। चीन का इसमें योगदान 26% है, जबकि भारत का योगदान 7.5% है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका स्थापना 2015 में हुआ था और ये फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा 2014 में ब्राजील से हुआ था। इसका भी मुख्यालय चीन में ही है, संघाई चीन में। इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है और हाल ही में इसका नवीनतम सदस्य मिस्र देश हुआ। वही मिस्र देश जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के समारोह में आए थे। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और इस बार कहाँ मनाया गया। साथ में ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम के साथ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी सप्ताह 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। अभी मैंने बताया था कि हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। लीवर दिवस 19 अप्रैल को। सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को। पहला पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में रियो ब्राजील में। और साथ में बताइए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां से प्रारंभ की? सही उत्तर है कर्नाटक। तो चुनाव आयोग ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मतदान की सुविधा हेतु हाल ही में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। तो बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग को स्थान मिला है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को भारत में निर्वाचन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी ये पहले प्राप्त कर ले वो होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में 30वें राष्ट्रीय पंचायत दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 30वें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस का आयोजन हाल ही में रीवा मध्य प्रदेश में किया गया और इसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही पहले प्रश्न या चौथे पांचवें प्रश्न में मैंने आप लोग को बताया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तथा संविधान के किस भाग में पंचायती राज को शामिल किया गया और लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल सन 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। वही पश्चिम बंगाल जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था और पथश्री योजना सबसे पहला प्रश्न पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में कुल 7.47 लाख जलाशय हैं और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है? तो आप लोगों को न्यूज में जरूर पता चला होगा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ हाल ही में सीमा विवाद हो रहा था और 1972 से असम और अरुणाचल प्रदेश में यह सीमा विवाद था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता के साथ इस सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया गया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इन दोनों लोग ने हाल ही में गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री, क्योंकि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया गया है जिसके पहले मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही है। तो अमित शाह की अध्यक्षता में इन दोनों मुख्यमंत्री ने इस विवाद को साइन के द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा समाप्त करने की घोषणा की है। बात करेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ये लगभग 804 किलोमीटर की होती है। असम से नागालैंड 1963 में अलग हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां स्थापित किया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने का प्रोग्राम चालू हो गया है और ये जंजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास ने खोलने की घोषणा की है। अगर बात करेंगे आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद कहाँ खोला है? तो अबू धाबी ने।